ही खूबसूरत लड़की की है जो अपने ससुराल बिलासपुर में रहती थी। अपनी बड़ी बहू छाया की मौत के बाद राधा ने अपने छोटे बेटे सागर की शादी वंशिका नाम की एक खूबसूरत लड़की से कराती है। शादी के बाद वंशिका ने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वंशिका के जेठ अनुज की नजर हमेशा ही उसके रूप को निहारती थी। एक दिन वंशिका घूंघट करके अनुज के कमरे में चाय लेकर जाती है और गेट खटखटा कर बोलती है, जेठ जी आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे वंशिका, मैं बस आ ही रहा था। अगर मैं आ जाता तो मेरी दिल की रानी कैसे आती मेरे पास। कोई बात नहीं जेठ जी, चाय ठंडी हो रही थी इसलिए मैं आपके कमरे में ही ले आई। वंशिका जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखने के लिए जाती है तभी घूंघट की वजह से उसका पैर बेड पर लग जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। पर अनुज उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उससे बोलता है, जी मैं ठीक हूँ, अब माफ कीजिएगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घूंघट मत किया करो, पर तुम मानती ही नहीं हो। आज के बाद तुम ये घूंघट नहीं करोगी, समझी? जी ठीक है। इतना कहकर वंशिका वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अनुज खुद से बोलता है, उफ, क्या कमर है, क्या खुशबू है वंशिका तुम्हारी। इतना मदहोश तो मैं नशा करके भी नहीं होता जितना तुम्हें देखकर हो जाता हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अनुज का वंशिका की तरफ झुकाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन वंशिका किचन में काम कर रही होती है और अनुज बाहर टेबल पर बैठा हुआ उसे निहार रहा होता है। तभी वो उसे आवाज देता है और बोलता है, वंशिका जरा ये फ्रूट्स काट देना। जी जेठ जी। वंशिका किचन का काम छोड़कर अनुज के पास आती है और फ्रूट्स काटने लगती है और अचानक से उसकी उंगली कट जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। अनुज जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वंशिका ये क्या किया तुमने, रुको यहीं। इतना कहकर अनुज जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वंशिका की उंगली से बहता खून साफ करता है और फूंक मारने के बहाने से उसके हाथ पर किस कर लेता है। तभी वंशिका अपना हाथ झटक कर पीछे कर लेती है और बोलती है, अब जेठ जी अब आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी, वैसे भी मामूली सी चोट लगी है, आप फ्रूट्स खाइए। वंशिका वहां से चली जाती है। गुजरते दिनों के साथ अनुज का खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने से वंशिका के करीब जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक शाम को वंशिका सागर के साथ एक पार्टी में जाने के लिए एक बहुत ही प्यारी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर तैयार होती है। जैसे ही वो ड्रेस पहनकर सागर के साथ बाहर आती है तभी अनुज की नजर वंशिका पर जाती है और वो उसे बस देखता ही रह जाता है और मन ही मन में बोलता है, ये कातिल जवानी, ये बेमिसाल आंखें, ये रसीले होंठ, कोई इतना कमाल कैसे हो सकता है। दिल कर रहा है कहीं दूर बाहों में भरकर प्यार ही प्यार करता रहूं, बस कोई मुझे रोके ना। अनुज ये सोच रहा होता है तभी सागर बोलता है, भैया हम पार्टी में जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। जी मैंने आपके और सासू माँ के लिए खाना बनाकर रख दिया है, आप दोनों टाइम पर खा लेना। इतना कहकर दोनों घर से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तभी अनुज मन ही मन में सोचता है, सागर क्यों मेरी वंशिका को छू रहा है, उसके इतना करीब जा रहा है, उसको छूने का हक सिर्फ मुझे है। इतना कहकर वो उन दोनों के पास से आने का इंतजार करता है। रात के करीब 2 बज जाते हैं। सागर वंशिका को अपनी गोद में लिए हुए घर आता है। दोनों को इस तरह करीब देखकर अनुज के तन बदन में आग लग जाती है। तभी सागर की नजर अनुज पर जाती है और वो जल्दी से वंशिका को अपनी गोद से नीचे उतारता है और बोलता है, भैया आप अभी तक सोए नहीं, क्या हुआ? वो बस नींद नहीं आ रही थी। वंशिका तुम रूम में चलो, मैं आता हूं। भैया किसी बात से परेशान है आप? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, थक गए होगे। अनुज की बात सुनकर सागर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अनुज भी अपने कमरे में जाता है, पर उसकी आंखों के आगे वंशिका का चेहरा घूमता रहता है। थक हार कर वो उठकर बैठ जाता है और अपनी अलमारी में से एक परफ्यूम की बोतल निकालता है जो उसने वंशिका के कमरे से चुराई थी। वो उसे अपने हाथों पर स्प्रे करता है और फिर फोन में वंशिका की तस्वीर देखते हुए बोलता है, वंशिका तुम क्यों मेरे प्यार को समझ नहीं रही हो? तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना बेचैन हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। एक बार मुझे अपने करीब आने का मौका तो दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। फिर अनुज वंशिका की तस्वीर को गले लगाता है और सो जाता है। एक दिन वंशिका सागर के लिए रोमांटिक डिनर प्लान करती है और एक लेटर लिखकर सागर के ऑफिस के बैग में डाल देती है और उसे ऐसा करते हुए अनुज देख लेता है। वो मौका पाकर लेटर सागर के बैग से निकाल लेता है और अकेले में जाकर उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मेरी जान आज रात तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान किया है, तो हाँ जल्दी आना।
ये लेटर पढ़कर अनुज बहुत खुश होता है और मन ही मन में बोलता है, अच्छा तो ये सब चल रहा है, पर अब सागर नहीं बल्कि तुम्हारा ये दीवाना आशिक अनुज पहुंचेगा तुमसे मिलने के लिए आज। अनुज की इस हरकत से बेखबर वंशिका शाम की तैयारी में लग जाती है और सब कुछ अच्छे से तैयार करती है। तो वहीं अनुज सागर को काम में बिजी रखता है ताकि वो देर रात तक घर ना आ सके। रात हो जाती है। वंशिका अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे में सागर के आने का इंतजार कर रही होती है। कमरे में लाइट्स ऑफ होती हैं और कमरे में अनुज आता है और वंशिका को पीछे से हग कर लेता है। तभी वंशिका बोलती है, क्या बात है बेबी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में लग रहे हो। अनुज कुछ नहीं कहता और वंशिका के होठों पर किस कर लेता है और बोलता है, मेरी जान वंशिका, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास आना चाहता था, पर तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। पर आज की रात हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अनुज की आवाज सुनते ही वंशिका के होश उड़ जाते हैं। तभी रूम की लाइट ऑन होती है और सामने सागर खड़ा होता है। तभी अनुज बोलता है, अब सागर, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि वंशिका ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। देखो ये कितनी गिरी हुई है, एक तरफ तुमसे शादी करके प्यार के वादे कर रही है और दूसरी तरफ मुझसे चक्कर चला रही है। सागर मैं नहीं जानती ये यहाँ कैसे आ गए। मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए प्लान किया था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। बस करो भैया, और कितना झूठ बोलोगे आप? थोड़ी भी शर्म नहीं है आपकी आंखों में? कब से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं? आप मुझे पागल समझते हैं? मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। उस रात जब आप वंशिका का परफ्यूम छिड़ककर उसकी तस्वीर से बातें कर रहे थे, तब मैंने सब सुन लिया था। मैं वहीं था, आपके कमरे के बाहर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके मन में इतना मैल भरा है। कितने ठरकी हैं आप। सागर के मुंह से सच सुनकर अनुज कुछ भी कहने लायक नहीं रहता। साथ ही अनुज की इस हरकत के बाद सागर वंशिका के साथ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और अनुज को अकेला कर देता है। तो वहीं अनुज भी अपनी गलती के पछतावे की आग में जलता रहता है।